गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इक्विवेलेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना। क्या होता है ये इक्विवेलेंट वेट? जिसने इसको अच्छे से सीखा ना बेटा, उसको फिजिकल केमिस्ट्री में आगे बहुत मजा आएगा बेटा, है ना। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? देखो, इक्विवेलेंट वेट बेटा सिंपल सा कंसेप्ट होता है इक्विलिटी का, है ना। अपने को बात करनी है, बराबरी की बात करनी है, ठीक है ना। अपने को जो बात करनी है, इसकी बात करनी है, बराबरी की बात करेंगे अपन। बराबरी समझ रहे हो? देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बेटा, जैसे देखो सुनो, एक बंदा हो सकता है इसने एक बॉल में 6 रन बना दिए, और एक ऐसा बंदा है जिसने 6 बॉल में 6 रन बनाए। हो सकता है बेटा भी एक बंदे ने 6 मार, 6 रन बन गए, और एक ऐसा बंदा है जिसने 6 बॉल में एक एक रन करके बनाया। तो देखो बेटा सुनो, अगर अपन रन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी एक बॉल इसकी 6 बॉल के बराबर बेटा। बोलो बच्चों, एक बंदे की एक बॉल दूसरे बंदे की 6 बॉल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो बेटा सुनो, आप इसको समझ सकते हो। देखो क्या, जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या कि जैसे देखो बेटा, 10 ग्राम गोल्ड लेके आया आप मार्केट से, है ना बेटा। 10 ग्राम गोल्ड का मैं एक बार लमसम मान लेता हूं कि अभी की अकॉर्डिंग इतनी रेट होगी। 10 ग्राम अभी इतनी रेट का है बच्चों, बोलो मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड के इतने रुपए लगते हैं? लगते ही नहीं लगते बच्चों। अब देखो, इतने में ही मान लो बात करूं तो हो सकता है कि मैं लगभग लगभग इतना केजी आयरन खरीद लूं। हो सकता है ना बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा 50,000 रुपए में, तो मैंने केजी एफ जो 50,000 रुपए में खरीदा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, देखो दोनों के रुपए बराबर लगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 10 ग्राम गोल्ड 10,000 केजी आयरन के बराबर है बच्चों। क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या? बोलो बच्चों, किसी के जेब में 10 ग्राम गोल्ड हो और किसी के गोडाउन में 10,000 केजी हो, दोनों की बात बराबर है ना? है बच्चों, समझ में आ रही है बात? देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अगर आपसे एक बात करूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आपको मैंने दिए, मान लीजिए 2 मिनट दिए, ठीक है। 2 मिनट में हो सकता है बेटा कि आप बायोलॉजी के क्वेश्चन कर देते हो, कर सकते हो बेटा। 2 मिनट टाइम में आप बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकते हो। श्रेष्ठ कड़वासरा वापस ज्वाइन कर ले तो, ठीक है। अब उतने ही टाइम में अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, उतने ही टाइम में आपने, हो सकता है कि फिजिक्स के 2 ही क्वेश्चन कर पाए, है ना। क्योंकि हो सकता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गया होगा, है ना। हो सकता है बच्चों, और हो सकता है कि 2 मिनट में आप केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन कर पाए। बोलो सही बात है बेटा, है ना। अलग अलग टाइम लगता है बच्चों, बोलो लगता है। क्या ये बात समझ में आई?
फिजिक्स में आप बायो के 5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में जनरली थ्योरेटिकल पार्ट आता है ना। फिजिक्स में अगर अपन बात करें, ठीक है ना, फिजिक्स में अगर बात करें तो आपने क्या किया, फिजिक्स में 2 मिनट में आप 2 ही क्वेश्चन कर पाए, और केमिस्ट्री में 2 मिनट में आप 3 क्वेश्चन कर पाए। समझ में आई बात? होता है बेटा, ऐसा होता है बच्चों। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बायो के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग बराबर है क्या? अरे टाइम के अकॉर्डिंग बराबर है बच्चों, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बताओ, आपने 1 गिलास दूध लिया बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इस 1 गिलास दूध में क्या आप 1 गिलास चीनी मिलाते हो क्या? 1 गिलास दूध में आप 1 गिलास चीनी मिलाते हो? नहीं मिलाते। इसके अंदर आप मुश्किल से 10 से 15 ग्राम, बोलो बेटा, शुगर मिलाओगे ना? मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? है ना, 10 से 15 ग्राम मान लें, तो मैं कह सकता हूं कि 1 गिलास दूध कितने शुगर के बराबर है बच्चों? बोलो बेटा, 1 गिलास दूध है बच्चों, है ना? समझ में आ गया बच्चों? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इक्वलिटी का मतलब समझ में आया? अच्छा, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, जब लड़ते हैं तो एक बंदा कहता है कि मैं अकेला ही 10 के बराबर हूं, बोलते हैं ना, मैं एक ही बहुत हूं तुम 10 के लिए। इसका मतलब वो एक 10 के इक्वल है ना बच्चों? समझ में आया? तो पहले कुछ इक्वलिटी की बातें समझ में आई क्या? इक्वलिटी होती क्या है? अरे इक्वलिटी होती क्या है, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब केमिस्ट्री में इक्वलिटी किससे करेंगे, मुझे क्या बताओ बेटा, आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बताओ। बताओ बच्चों, हाइड्रोजन है। इस दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, पक्का? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 1 है क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है क्या? हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, बताओ। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, बोलो कितनी होती है? वो भी 1 होती है। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ सब कुछ 1 है। हाइड्रोजन के केस में देखो बेटा, सब कुछ 1 है ना, चाहे आप एटॉमिक नंबर लो, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, चाहे वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन लो, बोलो बच्चों। तो देखो कितनी यूनिफॉर्मिटी है हाइड्रोजन के नेचर में, आप किसी से भी कंपेयर कर लो, एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन से। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, अरे समझ में आई क्या ये बात? आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका मैं ये भी लिख देता हूं, एटॉमिक मास, वो भी 1 ही है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 ही है बच्चों, बोलो। ये सबको समझ में आया? अब देखो, अब मेरी बात को आगे चलते हैं अपन। मुझे बताओ बच्चों, मैंने लिखा HCl, ठीक है। अब इस HCl को समझो, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है बच्चों, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 35.5 ग्राम क्लोरीन के बराबर है? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 ग्राम हाइड्रोजन 35.5 ग्राम क्लोरीन के बराबर है? ठीक है, चलिए बताओ बच्चों।
ये मेरे पास H2 है। H2O में कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2 है ना। मैं कह सकता हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना, आपकी बताओ 16 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर है बच्चों, है क्या बेटा? वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के इक्वल है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये CH4 है, तो देखो बेटा, मैं कह सकता हूं 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन की इक्वल है। मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कार्बन के इक्वल है। क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा एक बात बताओ, ले दे के मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? बताओ बच्चों, किससे कर रहा हूं? बोलो। हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के किस ग्राम से? 1 ग्राम से। समझ में आया बच्चों? अरे हाइड्रोजन के बराबरी की बात कर रहा हूं, बोलो। ठीक है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर है 8 ग्राम ऑक्सीजन की, बराबर है 35.5 ग्राम क्लोरीन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों? 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो बेटा यहीं से अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या कि मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन कोमा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन is known as equivalent weight। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? ये डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? किसी भी एलिमेंट का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के इक्वल हो, उसको इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं। हमने हेडिंग ये डाली थी ना बेटा, देखो इक्विवेलेंट वेट, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी की बात करनी है, बराबरी की बात करनी है, करनी है कि नहीं करनी? बोलो बच्चों। तो बराबरी की बात ऐसे ही होगी। यहां तक समझ में आया बच्चों? अरे यहां तक समझ में आया क्या? आ गया? ओके। चलो अब अपन अलग अलग बात करते हैं बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखिए बेटा, सुनिए, अपन लेते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि उसका आपको एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी लेना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, समझ लीजिए आप इसको, आराम समझ में आ जाएगा। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का लिया, तो मुझे बताओ बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बच्चों 1 होता है, और उसकी वैलेंसी भी 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लीजिए मैं सोडियम पे आ गया, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23। सोडियम की वैलेंसी बच्चों +1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो बोलो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 23। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मैग्नीशियम है बेटा, ठीक है, तो मैग्नीशियम का हमें कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ, कौन बताएगा? मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है बच्चों? मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब
अब आप कहोगे कि सर बताओ ये 2 से डिवाइड करने का थोड़ा लॉजिक, 2 से डिवाइड करने का लॉजिक समझाता। देखो बेटा एक बार बताओ, ध्यान से सुनना। आपने देखो ये बोल रहे हो मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है बच्चों बताओ? मैग्नीशियम पे चार्ज बोलो +2। अब देखो बेटा एक H पे चार्ज +1 होता है, तो कितने H लूं कि ये मैग्नीशियम के बराबर हो जाए? बताओ कितने H लूं कि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए बच्चों? बताओ 2 लेने पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो बताओ एक मैग्नीशियम 2H के बराबर है, तो 1H के बराबर क्या होगा? 2H के बराबर एक मैग्नीशियम, तो 1H के बराबर, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? बोलो। ठीक है, आगे आओ बेटा। देखो मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 करेंगे बच्चों, 9 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है बच्चों, मेरे पास ऑक्सीजन है, तो बेटा देखो ऑक्सीजन का कैसे पता करेंगे? 16, ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, आ गया 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो क्लोरीन का पता करना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है, डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा क्या? बोलो बच्चों, क्या कुछ समझ में आया आप लोगों के? बोलो बच्चों, आ गया? ठीक। ये बेटा हमने किसकी बात की बताओ? हमने एक एलिमेंट की बात कर ली बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट बात कर ली। अब आगे चलते बेटा, देखो सुनो। अब मैं बात करता हूं के सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब इसको समझ लेना बेटा ढंग से। देखो इस कंडीशन में क्या करोगे, ध्यान दो। आप लिखोगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ध्यान दीजिए, वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। ये समझते हैं क्या आप? तो समझते हैं बच्चों एटॉमिसिटी? अभी समझाता हूं, देखा आपको। अपन लेते हैं बेटा सबसे पहले H2 को। अब बच्चों का ना, कई बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि मैं H लूं या H2 लूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, है ना? तो अब देखो कैसे करेंगे, सुनना ढंग से, बहुत ऐसे सुनना। बताओ बेटा H2 का मॉलिक्यूलर वेट बता दो। H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया बच्चों, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब बताओ इसकी वैलेंसी 1, एटॉमिसिटी बताओ। एटॉमिसिटी का मतलब जितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, तो H2 में कितने एटम दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना, तो ले दे के वैल्यू तो वापस 1 ही आई ना बेटा। देखो अरे बोलो, वहां एक H था, यहाँ H कितने हैं? 2 है ना। अरे बात तो एक है ना। आपने अपन बोले कि 1 kg बनाना के हमने 30 रुपए दिए, तो 2 kg बनाना के 60 रुपए देंगे। अरे 2 kg बनाना के 60 देंगे, तो इसका मतलब 1 kg का अभी भी 30 ही है, चेंज थोड़ी ना है, अभी भी 30 ही है बेटा। बोलो, ये बात समझ में आई? ओके। अब देखो बेटा सुनो, अब मान लो मैं लेता हूं O2 को, O2 लिया बेटा मैंने, समझ आ रहा है? O2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ बच्चों, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऊपर देखो दिख रही है,
और इस मॉलिक्यूल में एटम कितने दिख रहे हैं? एटम कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, तो वो इसकी एटॉमिसिटी होगी। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बताओ क्या आया? वापस 8 ही आया ना? चेक करो, देखो बेटा, अब पिक्चर समझ में आ गई? हम क्या करते हैं, 32 तो ले लेते हैं लेकिन नीचे 2 ही रखते हैं। हम 32 तो ले लेते हैं लेकिन नीचे 2 ही रखते हैं। 2 नहीं रखना बेटा, नीचे क्या रखना पड़ेगा? एक एटम की वैलेंसी अगर 2 है तो 2 की 4 हुई ना बच्चों? बोलो, अरे बोलो बच्चों, है ना? अब देखो बेटा, सुनो, अब अगर मान लो मैं ये कहता कि मेरे पास ओजोन है ना बेटा? बताओ, ये ओजोन है। ओजोन का हो गया 48। अगेन है तो इसमें ऑक्सीजन ही ना बेटा? है तो इसमें ऑक्सीजन, है बच्चों? तो वैलेंसी तो 2। एटॉमिसिटी बताओ 3। सोल्व करो, कितना आया? 8 ही आया ना? 8 ही आया ना बच्चों? अब कुछ समझ में आया आपको? आपको ये बात समझ में आई बच्चों? एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सुनो, मैं करता हूं बात नाइट्रोजन की, है ना? तो बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 28। ठीक है, अब मुझे बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ। बताओ बच्चों, 3 होती है ना? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बच्चों। अच्छा, अब बताओ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी दिख रही है आपको? कितने दिख रहे हैं एटम? 2 दिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो बेटा अगर आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूल लेके निकालोगे तो वहां किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? बताओ बच्चों, किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? बोलो, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जिसने ढंग से ध्यान रखा गलत नहीं होगा बेटा। समझ में आ गया? ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। S8 इसका होता है बच्चों 256। सल्फर की वैलेंसी 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे बताओ, नीचे क्या लिखूं? 8 लिखूंगा क्या? लिखूंगा बच्चों? सोल्व कर लेंगे आप? बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 16 आ गया क्या? आ गया बच्चों? हाँ भैया, तो कर सकते हैं अपन? बोलो बच्चों, कर सकते हैं? कोई डाउट? हो गया बच्चों? तो आप चाहे मॉलिक्यूल लेके निकालो चाहे एटम लेके निकालो, आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई बच्चों? आगे चलूं? ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं बेटा। हमारा केस सेकंड हो गया, केस थर्ड में अब चलते हैं अपन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। एक आयन का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे अपन? करेंगे बेटा आयनिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज। आयनिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज से बात करेंगे। तो देखो बेटा सुनो, कैसे लेते हैं अपन? सबसे पहले H प्लस, तो मुझे बताओ इसका मास 1 ही होता है और चार्ज कितना दिख रहा है बेटा इस पे? 1। वापिस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, चलो आगे आओ। मैंने लिया O-2, लिया बेटा O-2। ऑक्सीजन है, एटॉमिक वेट या आयनिक वेट वही रहता है। अब बताओ चार्ज कितना दिख रहा है इसके ऊपर? चार्ज कितना दिख रहा है बच्चों इसके ऊपर? 2 दिख रहा है। तो ये हो गया 8 हो गया। आसान सी बात है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा मैं आ गया
अमोनियम आयन में। तो अमोनियम आयन बेटा ऐसे लिखूंगा क्या, 18 डिवाइडेड बाई 1। अमोनियम आयन का जो मास होगा वो 18 होगा। बोलो, ये समझ में आया? नाइट्रोजन का 14 और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, मैंने लिया कैल्शियम +2, ठीक है। तो कैल्शियम का 40 होता है बच्चों। कैल्शियम का जो मास है वो 40 होगा। बोलो, होगा बच्चों, ठीक है। फिर देखो Al+3, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास क्लोराइड आयन है 35.5 डिवाइडेड बाई 1 है बच्चों। अब बताओ बेटा, मेरे पास ये कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन का जो फॉर्मूला मास है वो तो बेटा 60 है। डिवाइडेड बाई 2 करूंगा क्या, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। फिर देखो बेटा सुनो, फिर मेरे पास है ऑक्सिलेट आयन C2O4-2। इसका जो मास आता है बेटा वो आता है 88 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बच्चों फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं बेटा सल्फेट आयन। तो देखो सल्फेट का होता है बच्चों 96 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये आ गया फॉस्फेट आयन, तो क्या करोगे बच्चों, इसका था बच्चों 95 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ गया? आगे क्या समझ में बच्चों? बोलो, आ गया? मास तो निकाल सकते हैं ना बच्चों, जैसे सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 एंड 32 96। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, नहीं है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। केस 3 हो गया, केस 4 में चलते हैं बच्चों। अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, है ना। तो अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखो क्या करोगे बेटा सुनो, आप इसमें ये करोगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। या तो आपको टोटल पॉजिटिव लेना है या टोटल नेगेटिव, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। या आप इसमें बेटा ऐसा भी कर सकते हो, देखो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनाइन। एक बात बताओ बच्चों, एक आयनिक कंपाउंड किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों, बताओ। एक आयनिक कंपाउंड किस किस से मिलकर बना होता है? एक केटाइन और एक एनाइन से। अच्छा बताओ, मास कैसी प्रॉपर्टी होती है? मास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी है क्या? अरे आपके हाथ में मान लीजिए, मैं कहता हूं कि सपोज ये एक एक पेन है, बताओ इस एक पेन का मास मान लो 20 ग्राम है। ऐसे अगर आपने 3 पेन लिए तो मास कितना हो जाएगा बताओ? 60 हो जाएगा ना बच्चों। ऐड करते गए 20 20 20। बोलो बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड में मैंने केटाइन का इक्विवेलेंट वेट और एनाइन के इक्विवेलेंट वेट और उन दोनों को
जोड़ दिया। अब सुनो बेटा, इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन में क्या लिखेंगे कि आयोनिक वेट ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय, है ना, वैलेंसी ऑफ कैटायन प्लस आयोनिक वेट ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एनाइन। अब ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक ही बात है ना। अब मैं इन तीनों फॉर्मूलों को समझा देता हूं, ये क्या है कैसे है, आराम समझ में आ जाएगा। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो सुनो, एक एग्जांपल है बेटा, Al2SO4 की होल थ्राइस। देखो बेटा, इसमें दो तो एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है, दिख रहा है बच्चों, 2 एल्यूमिनियम है 3 सल्फेट है बच्चों, ये तो यहां से पता लग रहे हैं। अब देखो इसका जो नंबर है ना वो इसका चार्ज है, और इसके जो नंबर है वो इसका चार्ज है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, एल्यूमिनियम के जितने नंबर है ना, वो तो क्या हो गया, वो तो सल्फेट का चार्ज, और सल्फेट के जो नंबर है वो एल्यूमिनियम का चार्ज हो गया। क्या समझ में आया बच्चों इतना? बोलो। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, देखो 2 × 3 या 3 × 2, बोलो दोनों तरफ चार्ज इक्वल है क्या? दोनों तरफ चार्ज इक्वल है क्या बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट, बताओ। मैं कहूंगा 2 × 27 बोल सकते हैं बेटा, एल्यूमिनियम का 27 है और 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। सल्फेट कितने बच्चों? 3 है, 3 × 96 डिवाइडेड बाई, बोलो डिवाइडेड बाई किससे करूंगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव कितना आया बच्चों? 6 आया ना। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव 6 आया बच्चों, तो डिवाइडेड बाई 6 कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो, अब ध्यान दीजिए, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो बेटा, इसको समझना, ये किया मैंने, ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा कर सकता हूं, स्प्लिट कर लिया मैंने। अब देखो बेटा सुनो, इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो 27 डिवाइडेड बाई 3, 96 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये ऐसा हो गया? क्या ये ऐसा हो गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, मैं कह रहा हूं कि 27/3 एंड 96/2, थोड़ा सा देखना, 27/3, देखो बेटा ये बड़ा दिख रहा है आपको, 27/3 किसका इक्विवेलेंट वेट है बच्चों? Al+3 का है। और ये देखो बेटा 96 डिवाइडेड बाई 2 किसका इक्विवेलेंट वेट है? इसका इक्विवेलेंट वेट है बच्चों सल्फेट का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस आया, वो आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। क्या सेकंड फॉर्मूला आपको समझ में आया? क्या सेकंड फॉर्मूला समझ में आया बच्चों, केटाइन और एनाइन? अब देखो बेटा सुनो, आप बताओ आयन का कैसे निकाल रहे हो? देखो आयनिक वेट ऑफ केटाइन और वैलेंसी ऑफ केटाइन, ध्यान दो बेटा। देखो आयनिक वेट ऑफ केटाइन 27 और वैलेंसी ऑफ केटाइन देखो 3 है बच्चों। फिर आयनिक वेट ऑफ एनाइन देखो 96 और डिवाइडेड बाई 2, क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या? बोलो बच्चों। तो ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया सबको समझ में? क्लियर है क्या? अरे इक्विवेलेंट वेट समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो आगे बताओ। तो ये अपना एग्जांपल हो गया 1। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो
मैं ये लेता हूं, मैंने लिया BaCl2। बताओ बेटा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो आप ये नीचे जो आप जिससे डिवाइड, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव से, जिसको भी आप नीचे डिवाइड कर रहे हो, इस पूरे को पता है क्या बोलते हैं अपन? इस पूरे को अपन बोलते वैलेंसी फैक्टर। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ रही है बात? आ रही है बच्चों बात? ठीक है। अब बताओ, आप मुझे बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, इस कंपाउंड का, जल्दी से बता दो। इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर क्या है? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव? देख लो आप, दो दिख रहा है? ठीक है, फिर देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट। अब बताओ बच्चों इसका, इसका बता दो, जल्दी से काउंट करो, गिनो। 6 आ गया बच्चों, ये लो। फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? देखो बेटा मैं ये लेता हूं, इसका बताओ बच्चों, इसका कितना आया? इसका कितना आ रहा बच्चों? 12 आ रहा है? इसका बच्चों 12 आ रहा है क्या? आ रहा है? ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया क्या? हो गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ये हमने बात कर ली आयनिक कंपाउंड की, अब आगे चलते हैं बेटा। केस 4 हो गया हमारा। केस 4 के बाद अपन बात करते हैं बेटा केस 5 की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड आयोनिक कंपाउंड। बेटा हाइड्रेटेड आयोनिक कंपाउंड, सुनो इसको ढंग से। देखो हाइड्रेटेड का मतलब, जैसे देखो बेटा इसमें ये है मेरे पास MgCl2.6H2, ठीक है? तो मुझे एक बार बताओ बेटा, इसमें होगा क्या? देखो Mg+2 2Cl- हो गया क्या? वाटर आयोनाइज होगा? वाटर तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है ना बच्चों? वाटर कैसा कंपाउंड है? बोलो बच्चों। अरे वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है ना? बोलो तो सही। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका आयोनाइजेशन तो नेग्लेक्सिबल होगा बच्चों। उसका आयोनाइजेशन तो नेग्लेक्सिबल होगा, तो हम उसको आयोनाइज नहीं करेंगे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बताओ? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बच्चों? बताओ। 2 आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो समझते। देखो मास में तो ये पूरा आएगा, इस पूरे को लेना पड़ेगा, मास तो पूरे का लेना पड़ेगा ना। तो देखो बेटा कैसे, मैग्नीशियम का कितना 24, क्लोरीन का 2 इंटू 35.5, और एक वाटर के मॉलिक्यूल का कितना होता है बच्चों? 18 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने। ये समझ में आ गया? तो देखो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए तो आपको यूज लेना पड़ेगा, ये समझ आया बच्चों? लेकिन वाटर आयोनाइज नहीं होगा ना? बोलो बच्चों, है ना? ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा सुनो, बात को आगे ले जाते हैं अपन। देखो KCl MgCl2, है ना?
डॉट 6H2। ठीक है बेटा, इसको देखो, ये ऐसा है ना, इसमें ये हुआ बेटा Mg+2 2Cl-। एक बात बताओ बेटा, इस पर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, बताओ बच्चों कितना आया वैलेंसी फैक्टर। देखो K पे +1 और Mg, तो टोटल इसका वैलेंसी फैक्टर आया 3 आया क्या बच्चों? 3 आया, आ गया, निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट लेके आपको 3 से डिवाइड करना है। चलो बच्चों अब बताओ, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको आप जानते हो बेटा, एलम बोलते हैं, और इसको भी आप जानते हो, इसको कार्बोनिलाइट बोलते हैं। तो बेटा बताओ फटाफट इसका वैलेंस फैक्टर बताओ। बच्चों इसका वैलेंस फैक्टर आएगा 8 आएगा इसका वैलेंस फैक्टर। देखो कैसे, सुनो ढंग से समझना, कैसे करेंगे बच्चों। देखो मेरे पास K2SO4 है ना, तो K2SO4 में मैं ऐसा करूंगा 2K प्लस सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम सल्फेट है 2Al प्लस 3 एंड 3SO4-2। ठीक है बेटा, अब देखो 2, तो यहाँ कितना हो गया, 2 × 1 हो गया, 2Al प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 2 × 3 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया बेटा, बोलो 8 हो गया क्या, बोलो बच्चों 8 हो गया। ठीक है, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर 8 आ गया बच्चों। ये समझ में आई बात, ये बात समझ में आई क्या, बोलो। ठीक है बच्चों, अब सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं केस 5 के बाद केस 6। देखो क्या अपन लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बात करते हैं, कैसे करेंगे देखो बेटा सुनो, इसका बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसको बोलेंगे बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होती है, देखो बेटा बेसिसिटी का सिंपल सा मीनिंग है, बेसिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आइंस which are donated by one molecule of acid। ठीक है, बेसिसिटी क्या हो गई, एक का जो एसिड का मॉलिक्यूल है वो कितने H प्लस दे सकता है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे सुनो, एक बात करते हैं बेटा, HCl H प्लस Cl माइनस है बेटा, H प्लस Cl माइनस, तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर या इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 होगी बेटा, है ना। सपोज मेरे पास H2SO4 है, तो बेटा H2SO4 कितने H देता है, H2SO4 कितने H दे रहा है, 2 हो गया बच्चों। फिर देखो जैसे मेरे पास ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो 2H प्लस एंड ये ऑक्जेलेट आयन 2 हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, H3PO4 ये हो गया 3H एंड PO4-3। ठीक है, देखो बेटा पहले एसिड को छोड़ दो आप, बाकी सारों में
ऑक्सीजन है ना बेटा, देखो इन सारों में ऑक्सीजन है ना, H2SO4, H2C2O4, H3PO4 है बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, इन सब में अगर ऑक्सीजन है तो इनको एक नाम देते हैं बेटा, इनको नाम देते हैं बेटा अपन, मैं इधर लिखता हूं बेटा, है ना, ये क्या है, ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड। अब देखो बेटा सुनो, ऑक्सी एसिड के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन विच इज attached with oxygen is given in the form of H plus ion, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड में हमेशा वो ही हाइड्रोजन है ना आपकी दी जाएगी H प्लस की फॉर्म में जो ऑक्सीजन से अटैच हो, है ना। फिर देखो बेटा, अदर हाइड्रोजन इज नॉट डोनेटेड, है ना। तो इसका एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सुनना ढंग से। देखो बेटा सुनो, एक मैंने ये एसिड लिया, एक मैंने ये एसिड लिया, और एक मैंने ये एसिड लिया, ठीक है बेटा। देखो ये है H3PO4, ये है H3PO3, और ये है H3PO2, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, देखा जाए तो तीनों में तीन तीन H है, लेकिन देखो बेटा यहां पर ये तीनों H दी जा सकती है, दी जा सकती है क्या बेटा, दी जा सकती है, बोलो, दी जा सकती है क्या, अरे बोलो। देखो ऐसे सुनो, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत एक टॉपिक पढ़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो जैसे ये OH बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन की En 3.5, हाइड्रोजन की 2.1 है बेटा। तो अब मुझे बताओ कि किसकी En ज्यादा है बच्चों, किसकी En ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया -1, और हाइड्रोजन पे चार्ज आया +1, समझ आ गया, हाइड्रोजन पे आ गया +1। अब देखो बेटा, अगर मैं यही बात यहां करता हूं फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की, फॉस्फोरस की है बेटा 2.1 और हाइड्रोजन की है 2.1, समझना मेरी बात। तो मुझे एक बात बताओ कि जब दोनों की En इक्वल है तो क्या कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा क्या, बताओ बच्चों, नहीं रखेगा ना। तो क्या इससे H प्लस जनरेट हो सकता है, क्या इससे H प्लस जनरेट हो सकता है। तो देखो बेटा यहां से ये H प्लस नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो कितने H प्लस निकलेंगे, ये दो निकले बेटा, देखो ये वाला और ये वाला, दो ही निकले ना, बोलो बच्चों, दो ही निकले। अच्छा अब बताओ, इसमें देखो ये नहीं निकलेगा और ये नहीं निकलेगा, और यहां से ये निकलेगा, निकलेगा बच्चों। ये अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे बच्चों, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग में। तो मुझे बताओ H3PO4 ने टोटल कितने H दिए, बताओ बेटा, H3 तीन दिए, H3PO3 ने, बोलो बच्चों, दो, और यहां ये एक दिया, एक ही दिया ना। तो 3, 2, 1। अब देखो बेटा इसको ऐसे याद रख सकते हो एक बार के लिए, जितनी ऑक्सीजन है ना बेटा, जितनी ऑक्सीजन उससे एक कम बोल दो, जितनी ऑक्सीजन है ना उससे एक कम बोलो। तो बेटा H3PO4 में कितनी ऑक्सीजन है, 4 है ना, तो एक कम कर दो। H3PO3 में 3 है ना, तो 2 हो गए। H3PO 2 है ना, तो एक हो गया। ये बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। वैसे इसको पूरा अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा।
अभी आप इस ये 3 एग्जाम्पल को याद रखो। अब देखो इनके नाम भी ध्यान रहना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं बेटा, देखो सुनो, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरस एसिड, और इसको बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ये समझ आ गया बच्चों? तो ये एसिड के केस में ये जो दो है ना, ये थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। लेटर ऑन मैं आपको इसको आगे समझा दूंगा बेटा। आ गया समझ में? अब देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास, है ना, केस नंबर आपका 6। अब चलते हैं बेटा केस नंबर 7। अब लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस। एक बेस का इक्विवेलेंट वेट लेना, ठीक है बेटा? वो कैसे लेंगे, समझने की बात है। देखो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या, अपन लिखेंगे, देखो ऊपर क्या लिखा था, बेसिसिटी, तो नीचे क्या लिखेंगे बताओ? नीचे लिखेंगे बच्चों एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, सुनो, टोटल डोनेटेबल OH माइनस आयंस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, है ना? बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने OH माइनस। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो एसिड के केस में तो नीचे आया था बेसिसिटी, और बेस के केस में नीचे क्या आया था, एसिड। उल्टा आ रहा है, देखो बेटा, एसिड के केस में नीचे बेसिसिटी है, और बेस के केस में नीचे कौन है बताओ, एसिडिटी है। ये समझ पा रहे हो आप? अब देखो इसको कैसे, एक बताओ, राम और सीता को जानते हो? अरे राम और सीता का सुना हुआ है? तो बताओ राम किसका था? अरे राम किसका था, सीता का था ना। और सीता किसकी थी? सीता किसकी थी? राम का था। हाँ बच्चों, आ गया समझ में? तो हमेशा उल्टा बोलना हमें, है ना? एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, है ना? राम राम का नहीं हो सकता, राम सीता का था, और सीता सीता की नहीं थी, सीता राम की थी। आगे बात समझो बच्चों, बोलो। ठीक है साहब, चलिए अब देखो बेटा सुनो, जैसे बात करें अगर अपन NaOH है, ये इस तरह से जाए Na प्लस OH माइनस जाए बच्चों। तो मुझे बताओ इसका अगर अपन बोले एसिडिटी या वैलेंसी फैक्टर, एक OH दिया बच्चों, इसने दिया, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, NH4OH, तो ये इसने भी एक ही दिया है, एक ही दिया बच्चों। अच्छा, अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca प्लस 2 2H माइनस, दो दे दिए। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al प्लस 3 3OH माइनस, कितने दे दिए? 3 दे दिए। दे दिए क्या, बोलो? ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, देखो आपको कही कि बताओ अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर बता रहा है, ध्यान से सुनना। अमोनिया का कैसे बताएंगे, देखो बेटा सुनो, आप एक काम करो बेटा, अमोनिया को पानी पिलाओ। जैसे ही आप अमोनिया को पानी पिलाओगे ना, अमोनिया पानी पी के NH4OH में, किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया? NH4OH में। अब बताओ इस NH4OH से आपको
कितना OH माइनस आयन मिला, कितना OH माइनस आयन मिला, 1 मिला, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। अब सपोज जैसे आपको देखो बेटा, इसका मतलब अमोनिया किस नेचर का हुआ, अमोनिया किस नेचर की गैस हुई, पानी में डिजोल्व होके इसने OH माइनस आयन दिया ना, है ना। अच्छा बताओ, अब देखो बेटा, जैसे CO2 है, इसको पानी पिलाओ, तो CO2 को पानी पिलाने पर हमें ये मिला बेटा H2CO3 मिला क्या, ये H2CO3 ऐसे जाएगा, जाएगा बच्चों। कितने H प्लस दिए बताओ, इसने कितने H प्लस दिए बच्चों, 2 दिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों। देखिए फिर मैं लेता हूं SO2, SO2 को पानी पिलाया इसने बेटा वाटर के अंदर, ये इस तरह से दिया, क्या इसका वैलेंस फैक्टर भी 2 आ गया, आ गया बच्चों। अब देखो, ये इसको पानी पिलाया H2SO4 2H प्लस सल्फेट आयन, इसका वैलेंस फैक्टर भी 2 आ गया बच्चों। तो अब आपने क्या सीखा, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों। एसिडिक क्यों बोला बताओ बच्चों, एसिडिक क्यों बोला, देखो बच्चों H प्लस आयन ले रही हैं, ये क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, बोलो ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, ये हो गया हमारा केस 7, आगे चलते हैं बेटा, अपन बात करते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बेटा इसको समझना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हो बच्चों, बोलो। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है पक्का। अब देखो बेटा सुनो, आप कहते हो ये एसिड है और ये बेस है, इसकी रिएक्शन से सोल्ट प्लस वाटर बनता है बच्चों। एक बार बताओ, एक H प्लस एक OH माइनस से कंबाइंड होकर H2O बन गया बच्चों, एक H प्लस और एक OH माइनस। एक बात बताओ मेरे को ढंग से, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना है तो एक H प्लस एक OH माइनस आयन काम आया ना बच्चों। मैं कहता हूं कि मान लीजिए 3 मोल वाटर के बने हैं, 3 मोल वाटर, तो 3 मोल वाटर बनने के लिए कितने H प्लस कितने OH माइनस आयन चाहिए, 3 चाहिए ना बच्चों, 3 चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो अब देखो बेटा सुनो, समझना ढंग से, जैसे मैं इस तरह से बोलूं, ये लिखा मैंने, फिर मैंने ये लिखा, क्या बेटा। अब देखो इन दोनों केस में अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 पता करते, ठीक है। तो देखो बेटा 98 होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन बेटा पहले केस में H2SO4 ने एक ही H प्लस दिया है। अब आपको कैसे पता लगा, बोलो बच्चों, H2SO4 ने पहली रिएक्शन में एक ही H प्लस दिया है, कैसे पता लगा, देखो बेटा यहाँ एक ही वाटर बना है, एक मोल वाटर बना है ना, तो बता डिवाइड में 1 से करूंगा ना, फिर
डिवाइड फिर मैं 1 से करूंगा ना, बोलो बच्चों, भी जितने H प्लस दोगे उसी से डिवाइड करोगे ना, करोगे बच्चों? अच्छा बताओ दूसरे केस, बताओ दूसरे केस में बताओ, 2 से डिवाइड करेंगे, करेंगे बच्चों, पक्का? ठीक। अब आओ बेटा देखो, जैसे मेरे पास ये H3PO4 है, ये NaOH लिया मैंने, ये हो गया NaH2PO4, ठीक है, H3PO4 2NaOH क्या हो जाएगा, Na2HPO4, ठीक है, H3PO4 3NaOH Na3PO4 है बेटा। अब देखो हमें सब जगह पर H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो H3PO4 का भी मॉलिक्यूलर वेट 98 आता है। अब बताओ पहली रिएक्शन में किससे डिवाइड करूंगा, बोलो बच्चों? 1 से, है ना। अगली में कितने से, 2 से, और अगली में 3। आसान है, समझ में आ गया सबको? बोलो बच्चों, आ गया क्या समझ में? आसान है बच्चों, कर सकते हैं? तो देखो बेटा, एक बार ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया बेटा, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। हाँ बताओ, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे क्या, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो मैंने आपको इक्वलेट वेट के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना। अब रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट जो है वो अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें बता दूंगा बेटा मैं आपको ना। रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ही बता दूंगा, है ना। यहाँ बताऊंगा वापस वह कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ गए ना, तो वो आराम से समझ में आ जाएंगे। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? आसान आसान सी बातें हैं, है ना। बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात करते हैं बेटा, सुनो, सुनिए ढंग से पहले। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं ग्रेम एटम, ठीक है, ग्रेम मॉलिक्यूल, है ना, ग्रेम आयन और ग्रेम इक्विवेलेंट, ये दिख रहा है बेटा, ये 4 चीजें लिखी हैं, ग्रेम एटम, ग्रेम मॉलिक्यूल, ग्रेम आयन एंड ग्रेम इक्विवेलेंट। सबके अंदर पहले देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, ग्रेम दिख रहा है क्या, सब में ग्रेम दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है क्या? तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इनके फॉर्मूले कैसे बनाए थे हमने, वेट इन ग्राम, ठीक है, सब में ऊपर ही आएगा वेट इन ग्राम, ठीक है, वेट इन ग्राम, ठीक है, और वेट इन ग्राम आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इधर एटम है ना, डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक वेट से, ठीक है बेटा। अब बताओ अगला मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करोगे, अगला मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करोगे, आप कर दोगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट से। अगला आयन है तो बताओ, आयन है तो आयनिक वेट से। तो अब बताओ बेटा, अगर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है तो अब किससे कर देंगे, अब कर देंगे अपन इक्विवेलेंट वेट से। क्या इतना सबको समझ में आ गया?
क्या इतना सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, देखो नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है। अगर आपने नाम को ध्यान से सुना ना तो इसमें फॉर्मूला आपका छिपा हुआ है। अब देखो बेटा सुनो, इन तीनों को अपन है ना एक साथ अगर बोले तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा? मैं इनको ग्राम मोल बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ बच्चों, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन। इन तीनों को एक साथ मैं क्या बोल सकता हूँ? इनको ग्राम मोल बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो सुनो, ध्यान से सुना। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक राजस्थानी, एक गुजराती। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। क्या मैं इन तीनों को इंडियन बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इन तीनों को इंडियन बोल सकता हूँ क्या? तो मुझे बताओ बेटा, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कोई स्पीसीज होती है ना। जैसे एटम है तो एटम है तो जैसे एच है, ओ है। मॉलिक्यूल है तो H2 है, O2 है। आयन है तो H प्लस है ना, O-2 है। इक्विवेलेंट कोई स्पीसीज होती है क्या? अरे इक्विवेलेंट कोई स्पीसीज होती है क्या? बोलो। नहीं होती ना। समझ में आ गया? तो ये उनसे थोड़ा अलग है ना। अरे इक्विवेलेंट उनसे अलग है ना, है बच्चों? सोचो आप देखो बेटा, इसको आप क्या बोल सकते हो? ग्राम मोल। आप इसको बोल सकते हो, देखो बेटा, फॉर्मूला, वेट। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा। क्या हो गया? ग्राम मोल में वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, अपन बोल सकते हैं इसको फॉर्मूला वेट। बोल सकते हैं वेट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला वेट। अब फॉर्मूला का मतलब, अगर एटम है तो एटम के फॉर्मूला का वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले का वेट, और अगर आयन है तो आयन के फॉर्मूले का वेट। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे आ गया ना बाबू। अब देखो, ज्यादातर काम में हमारे ना मॉलिक्यूल ही ज्यादा काम आएगा। ये मॉलिक्यूल ज्यादा कॉमन है बेटा, मॉलिक्यूल ज्यादा कॉमन है। तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्राम मोल जो है, आप इसको ऐसे भी ले लो फिर, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, ग्राम मोल क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये समझ आ गया बच्चों? ज्यादा कॉमन मॉलिक्यूल वाला मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला ये है ना बच्चों, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा एक बात होता बेटा, हमने इक्विवेलेंट वेट अभी ऊपर सारे पढ़ लिए। देखो बार बार हम क्या कर रहे थे? फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। नीचे हम जिस चीज से भी डिवाइड कर रहे हैं ना उसको अपन वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं बच्चों। वही एक ब्रॉड टर्म हो गया कि पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, इंडियन है। वैसी एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सबको अपन एक साथ क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं बच्चों। बोल सकते हैं ना? तो क्या मैं इक्विवेलेंट वेट को ऐसा बोल दूं क्या? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों। अरे बोल सकता हूँ। नीचे आपने अलग अलग चीजों से डिवाइड किया ना अभी। अरे ऊपर 7-8 केस पड़े थे ना। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, इसकी जगह मैंने ये रख दिया मॉलिक्यूलर वेट, और ऊपर चला गया वैलेंसी फैक्टर। चला गया बच्चों? चला गया। आप मुझे बताओ बेटा कि वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ये क्या हो गया? बताओ बच्चों। ये देखो बेटा ऊपर देखो, ग्राम मोल हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम मोल
मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया बच्चों? बोलो, क्लियर है? आया सबको समझ में? अब एक बात सुनो बेटा,